जैसे मेरा जो ईमेल है वो सिर्फ faisal@ssis.itp.pk है। ये मेरा ईमेल है, आपको ना वो मैं ब्रॉडकास्ट में एंटर करवा दूंगा, तो वो आपको मिल जाएगा। आज हम डॉक्यूमेंट टाइप में ना जो हमारी टैग्स हैं वो फॉर्म्स के टैग्स हैं, जिसमें कि हमारी इनपुट फील्ड्स सारी आती हैं। जब भी हम यूज़र से कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं या फिर उससे लॉगिन वगैरह करवाना चाहते हैं, तो इसमें हमारे फॉर्म्स के टैग्स इस्तेमाल होते हैं। हमारा फॉर्म का जो टैग होता है वो सिंपल फॉर्म लिखेंगे तो हमारा ना फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ये हमारा फॉर्म का टैग है, जिसमें कि हमारे पास ना एट्रीब्यूट्स होते हैं डिफरेंट। सबसे पहला एट्रीब्यूट और सबसे क्रूशियल एट्रीब्यूट एक्शन का होता है। एक्शन क्या करता है कि बताता है कि आपने अगर यूजर से कोई फॉर्म फिलअप करवाया है, कोई डाटा लिया है, तो उसको भेजना कहाँ पे है। ये एक्शन हमें बताता है कि किस यूआरएल पे भेजना है हमें। यहाँ पे हम हैश लगा देंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट हमारे पास होता है मेथड का। यानी कि अगर हम डाटा सेंड कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हमारे जो यूआरएल होता है ना, उसमें वो डाटा शो होता है कई जगह पे, और कई जगह पे वो शो नहीं होता, सिर्फ वो नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर जाता है। तो ये दो मेथड्स हमारे पास होते हैं, एक मेथड होता है गेट का और एक होता है पोस्ट का। ये दो हमारे पास मेथड्स होते हैं। इनमें फर्क क्या है? गेट क्या करता है, आपका डाटा इसने फॉर्म स्लैश वैल्यूज और वैल्यू के आगे हमने एंटर जो चीज एंटर की है वो सारी यूआरएल में ऐड करके वो उसको फॉरवर्ड कर देगा सर्वर के पास। ये सिंपल है, इसमें हर चीज वाजे हो रही है, किसी से कोई चीज छुपी हुई नहीं है, और साथ में ये सिक्योर्ड भी नहीं है, क्योंकि सारा डाटा जो हमने फिलअप किया है वो हमारी एड्रेस बार में शो हो रहा है, और हमारे सर्वर से जो कनेक्शन है वो सिक्योर्ड नहीं है, इनकोडेड नहीं है। लेकिन जो पोस्ट है, पोस्ट से जब हम करते हैं ना, तो वो हमारा जो डाटा है वो इनकोडेड हो जाए, तो वो HTTPS के जरिए से इनकोड होके जाता है बेसिकली। और जितना भी हमारा डाटा है वो ऊपर बार में शो नहीं होता। अगर हम एक्शन में कोई भी लिख देते हैं ना कि हमारा जो डाटा है वो नेक्स्ट इस PHP फाइल में जाएगा, तो इस PHP फाइल का नाम तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो हमारा डाटा है वो वैल्यूज की सूरत में नजर नहीं आ रहा। और ये HTTPS इनकोडिंग के जरिए होता है, यानी ये सिक्योर होता है। और इसलिए हमेशा ना पोस्ट इस्तेमाल किया जाता है, गेट को सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमने किसी से कमेंट ले रहे हो, या फिर हम किसी से कोई नॉन सेंसिटिव डाटा ले रहे हो, जो कि हम अगर शो भी करवा देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये रिस्पॉन्स जल्दी होता है, इनकोडिंग और डिकोडिंग में जो टाइम लगता है वो इससे बच जाता है हमारा। और ये अगर आपके जो वेबसाइट है वो HTTPS SSL इंस्टॉल्ड नहीं है, तो फिर भी ये फॉर्म जो है ना गेट का वो चल जाता है, कोई एरर नहीं आता है। लेकिन जो हमारा पोस्ट मेथड है उसके लिए आपके जो साइट है वो SSL सिक्योर्ड होनी चाहिए, ताकि HTTPS इनकोडिंग हो सके, तो इसलिए ये पोस्ट इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जब हम कोई फॉर्म देखते हैं तो सबसे पहले फॉर्म का नाम लिखा होता है कि फॉर्म का नाम क्या है। उसके बाद जब फॉर्म स्टार्ट होता है तो उस फॉर्म की जो भी फील्ड होती है उसका एक लेबल लगा होता है, उस लेबल को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ये लेबल आता है, इसमें जो भी हम लिखेंगे लेबल में, अगर यहाँ पे लिखते हैं और ये क्या करेगा, हमारी फील्ड के ऊपर शो होगा जो कि बताएगा कि इस फील्ड का नाम क्या है। क्योंकि अगर हम इनपुट फील्ड ऐड करते हैं ना कोई भी, उससे सारी अगर टेक्स्ट, चार तरह के टेक्स्ट हमने लिए हैं, जिसमें कि फर्स्ट नेम आ सकता है, फादर्स नेम आ सकता है, उसके बाद वो डेट ऑफ बर्थ ऐड करेगा, CNSC ऐड करेगा, फोन नंबर ऐड करेगा। वो सिर्फ फील्ड्स आएंगी, वो बॉक्सेस बने होंगे जिनमें वो डाटा ऐड करेगा, लेकिन उनका जो टाइटल होगा बॉक्सेस का वो बताएगा कौन? लेबल्स। लेबल्स डिफाइन करेंगे कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे फिर हमारा टैग एक आ जाता है इनपुट का। इनपुट टैग हमारा डिफाइन करता है कि हमारी हम जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो किस टाइप का है।
हमारी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? टेक्स्ट हो सकता है, सिंपल टेक्स्ट हम ले रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास ईमेल ले सकते हैं, फ़ोन नंबर ले सकते हैं। उसके अलावा हम उसे एक फाइल अपलोडिंग करवा सकते हैं। उसे हम एक रेंज है कि नंबर ऑफ रेंज है, उसमें से कोई सिलेक्शन हो सकती है, या फिर वो डेट सिलेक्ट कर सकता है। ये सारी जो टाइप्स हैं, ये इनपुट की टाइप्स कहलाती हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होती है, वो टेक्स्ट टाइप बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसके बाद हमने टेक्स्ट लिख लिया। इसके बाद इसका एक और एट्रीब्यूट होता है जो कि कहलाता है नेम, जो कि बताता है जब हम शेयर करते हैं ना, सबमिट का बटन दबाते हैं, तो गेट पोस्ट में तो हमें शो हो जाता है कि ये यूआरएल है, वो ऐसे लिखा होता है। नहीं, इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता है। क्या होता है, सबसे पहले फॉर्म का नेम आ जाता है जो कि सबमिट करवा रहा है। उसके बाद उसकी नेम, नेम क्या है, जो हमारी इनपुट है उसका एक यूनिक नेम होगा। यानी कि अगर हमने सबमिट करवाना है, तो हमारे पास तो लेबल यहाँ पे शो हो रहा है ना। जब हम सबमिट करेंगे, ये लेबल आगे सर्वर तक नहीं जाएगा। सर्वर तक क्या जाएगा, यहाँ पे जो इनपुट का नेम हम एंटर करेंगे, वो सर्वर के पास जाएगा। अगर मैंने फर्स्ट नेम लेना है, तो हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं, एफ नेम। उसके बाद हमारा दूसरा एट्रीब्यूट क्या कहलाएगा, वैल्यू। अगर बाय डिफॉल्ट हम कोई वैल्यू इसकी सेट करते हैं, ये वैल्यू तब हमारे पास फायदेमंद होती है जब हमने चेक बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। चेक बॉक्सेस में हम नाम तो लिख देते हैं यस नो, लेकिन जो चेक बॉक्स होता है वो एक बॉक्स पे क्लिक करने का होता है। वो इनपुट क्या है, वो सिर्फ सिंपल बॉक्स जो है या गोल दायरा, वो हमारी इनपुट है। उसके पीछे जो हमने डाटा भेजना है, उस पर क्लिक करने के बाद वो ये वैल्यू से जाएगा। ये वैल्यू तब एंटर करते हैं जब हम बाई डिफॉल्ट कोई वैल्यू भेजना चाह रहे हैं, कि अगर हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है तो वो बाय डिफॉल्ट ही जाएगी। अगर कोई भी यूजर एंटर करता है, वो नहीं जाएगी। जो वैल्यू हम यहाँ पे सेट कर देंगे वही जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्लेस होल्डर का। आपने देखा होगा कि अगर कोई फॉर्म हम फिलअप करें, तो उस फॉर्म में एक बॉक्स बना होता है, और बॉक्स के अंदर पहले से एक मध्यम सी रोशनी में फर्स्ट नेम लिखा होता है। मैं ये ट्राई करते हैं। ये हमारे पास लेबल आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास लेबल शो हो रहा है, फर्स्ट नेम हमारा आ रहा है। फर्स्ट नेम हमारा लेबल है। उसके बाद ये जो बॉक्स है, ये इनपुट है। इसमें हम टेक्स्ट ऐड करें या नंबर्स ऐड करें, सब कुछ ही चलेगा, क्योंकि ये एक टेक्स्ट फील्ड है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे एक मध्यम सा फर्स्ट नेम लिखा आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इस पे कुछ भी लिखना शुरू करना है, उसने गायब हो जाए। ये प्लेस होल्डर है सिर्फ। ये बताता है, यूजर को गाइड करता है कि इस बॉक्स में, इस इनपुट में हमारे पास क्या शो होगा। इसका वैल्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसने सर्वर के पास नहीं जाना है। ये सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए है कि इस फील्ड में हमारे पास क्या आएगा। ये तब यूज होता है जब अगर हमने किसी से फोन नंबर या सीएनआईसी नंबर लेना है ना, तो उसकी एक यूनिक फॉर्मेट में चाहिए हम। यानी वो पहले 03 लिखे, उसके बाद डैश आ जाए, उसके बाद दो हिंसे आए, फिर डैश आ जाए, फिर आगे नंबर आ जाए। तो हमने वो फॉर्मेट अगर उसको बताना है ना, तो वो हम लिख देंगे कि वो इस फॉर्मेट में नंबर लिखें। ये उसको गाइड करने के लिए है कि किस तरह की इनपुट वो इनपुट करेगा। ये प्लेस होल्डर सिर्फ इसलिए होता है। उसके बाद हमारे पास एक इनपुट टाइप होती है डेट की।
इसमें कुछ ऐसी चीज आ रही है कि जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, फिर एलिमेंट चीज आ रही है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। ये इनलाइन है। फॉर्म जो भी हम देखते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक इनलाइन होता है, इनपुट फील्ड एक इनलाइन टैग। अगर हम चाह रहे हैं कि इसको नीचे लेके आए तो हमारा वही सिंपल पीआर टैग लगेगा और ये नीचे है। और लेबल तब तक नहीं आएगा जब तक हम ऐड नहीं करेंगे। लेबल हर फील्ड के साथ अलग अलग आएगा। आप लेबल जब टाइप करते हैं ना, एक चीज हमें शो हुई है फॉर की। ये फॉर किस लिए होता है? ये फॉर बताता है कि ये जो हमने नेम एंटर किया ना, एफ नेम, ये कह लें कि रिलेशनशिप क्रिएट करता है इनपुट और लेबल का। अगर मैं यहाँ पे एफ नेम लिखूंगा ना, तो ये एफ नेम उसने सजेशन में दे दिया है, क्योंकि ये उसको पता है कि लेबल का जो हमने फॉर क्रिएट करना है वो रिलेशनशिप होगा इनपुट का। और अगर यहाँ पे इनपुट बहुत सारी हो और उन सब में नेम का टैग लगा हो, तो वो सारी लिस्ट यहाँ पे हमें शो होना शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ इसलिए की नहीं दिखाएगी, अगर हमारे पास एक ही पेज में डिफरेंट फॉर्म्स लगे हैं और वो सारी इस फाइल में है, तो वो सारी सजेशन हमें यहाँ पे शो होगी। ये रिलेशन क्रिएट करता है इनपुट का और लेबल का। लेकिन ये भी फॉरवर्ड नहीं होता, ये सिर्फ रिलेशनशिप क्रिएट करता है। यहाँ से हम डेट सिलेक्ट करते हैं, कोई भी डेट। ये सिलेक्शन होती है, जैसे हम डेट सिलेक्ट करेंगे साथ में हमारे पास एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, ये सिंपल। इसके बाद एक इनपुट टाइप हमारे पास है। सर इधर एक क्वेश्चन है, अगर डेट जो है जी वो हमने मतलब ब्रिटिश स्टाइल जो होता है हमारे यहाँ चलता है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर। जी। इसके लिए फिर अलग से कोई मतलब कि कोड करना पड़ेगा हमें? नहीं नहीं सर, ये असल में ना बेसिकली ये जो सिंपल डेट है ना इनपुट, ये आपको कैलेंडर ओपन कर देगी। आपने अगर इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो वो बाद में हम इसमें एडिटिंग करेंगे। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है ना डेट, उसमें हमारे पास क्या शो हो रहा है, यहाँ से सिलेक्शन है ईयर की भी, और सारी उसमें आपको टाइप नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप चाह रहे हैं ना कैलेंडर ओपन ना हो, तो आप इसको टेक्स्ट में ले जाएंगे और साथ में प्लेस होल्डर ऐड कर देंगे। इसमें ना हम पैटर्न क्रिएट करते हैं। पैटर्न में क्या होता है कि हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास क्या क्या शो हो। अगर मिसाल के तौर पर अगर टेक्स्ट है ना, मैं इसमें चाह रहा हूँ कि वो एक यूनिक पैटर्न में डाटा लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, यहाँ से 0 से 9 तक, और फिर 03 आ जाएगा, और फिर इसमें ना सर बेसिकली हम पैटर्न डिफाइन कर देते हैं। पैटर्न में ना आपने ये डिफाइन करना होता है कि आपको वैल्यू कौन सी चाहिए। इसमें हमारे पास दो तरह से पैटर्न क्रिएट होते हैं, ये टेलीफोन में और टेक्स्ट में भी ओपन हो जाता है। ओके सर, ठीक होगा। जैसे कि हमारे पास एक पैटर्न, इसमें पैटर्न में हमने सिर्फ ये डिफाइन करना होता है कि हमारी जो वैल्यूज होंगी वो किस पैटर्न में लिखी जाएंगी। हम यहाँ पे अगर स्लैश ऐड कर देंगे ना, इसमें एक एरे है जो सबसे पहले है कि 0 से 9 तक, और उसके बाद हमारी जो बाय डिफॉल्ट होगी, उसके बाद एक डैश आ जाएगी। जो भी हम बगैर
ब्रैकेट के ऐड करते हैं ना, वो वैसे की वैसे शो हो जाती है बेसिकली। लेकिन हम क्योंकि अभी डेट सिलेक्शन कर रहे हैं, जो सिंपल डेट है वो टेक्स्ट से आती है, और जो हम डेट वैसे ऐड करते हैं वो सिर्फ हमने डेट टाइप ऐड करनी है और डेट हमें शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो टाइप है बेसिकली, ये हमारे पास जितने भी सजेशन शो हो रहे होते हैं, ये हमने अगर प्रीवियस यूज़ किए हुए हैं तो हमें शो होंगे, अगर हमने नहीं यूज़ किए तो वो नहीं शो होंगे। अगर हमने नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ शो हुई है आईडी के नाम से। आईडी क्या करती है, ये सीएसएस के लिए एक सिलेक्टर है। सीएसएस में जब हम इसको टारगेट करना चाहेंगे तो आईडी देंगे। दो तरह से सिलेक्शन होती है, एक आईडी और एक क्लास से। क्लास एक ग्रुप होती है सीएसएस में, तो अगर हम चाह रहे हैं कि ये डिफरेंट इनपुट टाइप्स को हम एक साथ टारगेट करना चाह रहे हैं तो हम क्लासेस को ऐड करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक इनपुट को टारगेट करना है तो हम वहां से आईडी को सिलेक्ट करेंगे। ये भी सिंपल ही है। इसमें सिर्फ क्या है कि ये इनपुट टाइप एक टेल नंबर होगी। इसके बाद हमारे पास रेंज का एक ऑप्शन है। रेंज 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 नंबर ऑफ रेंज, हम नंबर, ये इनपुट टाइप में सिर्फ हम नंबर्स ऐड कर सकते हैं। हमारी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे। ये इनपुट टाइप बेसिकली जब हम यूज करते हैं ना, तो ये फॉर्म के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी भी तरह के फॉर्म के लिए। और ये फॉर्म अगर नंबर हम यूज कर रहे हैं ना, तो नंबर किस लिए यूज होगा, अगर हम उससे रेंज लेना चाह रहे हैं कोई भी। अगर हम उससे प्राइस लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे वो ऐड करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि 10 के आगे वो रुपीज शो होना चाहे शुरू हो जाए, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे लेबल उसका ऐड कर देंगे। लेबल डिफाइन करेगा कि ये इनपुट किस टाइप की है। और अगर हमने यहाँ पे ऐड करना है ना, मिसाल के तौर पर लेबल, अगर हम उससे प्राइस लेना चाह रहे हैं, इसमें हम टैक्स नहीं ऐड कर सकते, इसमें सिर्फ नंबर ही ऐड होता है। इसमें एक चीज है कि हम मिन और मैक्स डिफाइन कर सकते हैं कि वो मिनिमम कितना नंबर ऐड कर सकता है और मैक्सिमम कितना नंबर ऐड कर सकता है। उसके अलावा वो ऐड नहीं कर सकता। 0 से नीचे नहीं जा सकता और 10 से ऊपर नहीं जा सकता। ये हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ये इस्तेमाल ही सिर्फ तब होता है जब हमने प्राइस वगैरह, रेंज वगैरह लेनी हो कि वो कितना ऑर्डर करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी ऐड करना चाह रहे हैं। तो क्वांटिटी में हम ये ऐड करते हैं इस चीज़ को कि वो मैक्सिमम 10 क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर कर सकता है, इससे भी कम नहीं ऑर्डर कर सकता या इससे मैक्सिमम ऑर्डर नहीं कर सकता। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है वो हमारे पास चेक बॉक्सेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर इनपुट टाइप में हम ऐड करेंगे ना चेक बॉक्सेस, वो सिर्फ एक बॉक्स बना देगा आपको जो कि आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बैकएंड पे हमने वैल्यू भी भेजनी है, क्योंकि सर्वर को अगर हमने फॉर्म में यूजर से कोई डाटा लेना है, तो वो अगर दो चेक बॉक्सेस में से एक चेक बॉक्स को क्लिक कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, या तो वो यस होगा नो होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू यस नो हो जाएगी। नेम वैसे ही आएगा। नेम अगर हम इसको डिफाइन करेंगे ना कि ये बेसिकली हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या वो मेल है या फीमेल है। ये तो जो मेल और फीमेल तो रेडियो बॉक्सेस में आएगा। हम मिसाल के तौर पर पूछ लेते हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें ऑर्डर करना चाह रहे हैं।
ये दो बॉक्सेस हमारे पास क्रिएट हो गए। इनकी जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट जो हमने सेट किया, जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो ऊपर वाला चेक बॉक्स है इसकी वैल्यू जो जाएगी वो पेंसिल जाएगी। एक मिनट, इसमें ना लेबल क्रिएट करता हूँ। ये सिलेक्ट पहले वाला लेबल है, उसके बाद पेंसिल और इरेजर, ये हमारे पास शो होना शुरू हो गया है। अगर ये जो हमारे पास इनपुट टाइप है, अगर इसका नेम पेंसिल है ना, तो हम जो फॉर है लेबल का उसमें पेंसिल ऐड करेंगे। और निचले जो है हमारा इनपुट टाइप उसमें इरेजर है, तो उसमें फॉर में इरेजर ऐड करेंगे, तो ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा इनपुट का लेबल के साथ साथ। इसके बाद हमारे पास जो इनपुट टाइप है वो सिलेक्ट की। ये हमारे पास इनपुट टाइप है सिलेक्शन की। उसके बाद जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो यस और हमने नीचे ऑप्शंस क्रिएट करने होते हैं सिलेक्शन के, कि हम यस ये एक ऑप्शन है, उसके बाद नो एक ऑप्शन है। इसको हम ऑप्शन ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्शन ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में अगर अलग अलग चाह रहे हैं, यानी ग्रुप ये होता है कि जैसे हमने लिस्ट क्रिएट की थी ना, एक मेन लिस्ट होती है, उसके बाद उसकी लिस्ट आ रही है, उसके बाद एक सेकंड लिस्ट है जो कि जनरेट हो रही है, वो एक हेडिंग की तरह होती है और नीचे दूसरी लिस्ट शो हो रही होती है। इसी तरह ये सिलेक्शन ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ग्रुप 1 आएगा, उसके बाद सिलेक्शन ग्रुप 2 आएगा। हेलो। जी। जी। बेसिकली क्या करता है, ड्रॉप ड्रॉप डाउन क्रिएट करता है और साथ में हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करता है, जो कि हमारे इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जैसे ये था इसी तरह ये है, इसमें सिलेक्शन होती है यस और नो की। Done। अ,
तो हमारे पास सारे इनपुट टाइप्स और में सब में हमारी सिलेक्शन ग्रुप है वो HTML फाइल में इसलिए हमें शो नहीं हो रही, लेकिन ये यूज होती है। HTML फाइल जो हम यूज कर रहे हैं इसमें सिलेक्शन है, बटन यूज होता है, बटन भी यूज नहीं होता है, सिंपल यूज करते हैं। लेकिन सिलेक्शन जो है ना वो अब उन्होंने ना रिमूव कर दी, ये पहले यूज होती थी ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए, और ये यूज किया जाता है अब भी जब हम पिछली लैंग्वेज के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन HTML5 में जो है वो उन्होंने रिमूव कर दी है, इसलिए वो हम देख भी नहीं सकते हैं कि वो कैसे यूज कर सकते हैं। वरना यहाँ पे हमें बेसिकली जो यूज शो होता है ना वो एक ड्रॉप डाउन शो होता है जिसमें हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह शो होता है। उसके बाद जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पासवर्ड इनपुट टाइप, ये क्या करती है, जो भी हम टेक्स्ट ऐड करते हैं उसको हाइड कर देती है, उसको डॉट्स में कन्वर्ट कर देती है। इसमें हम चेंज कर सकते हैं कि वो डॉट्स की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो CSS के जरिए होती है। जब हमने इसमें पासवर्ड एंटर करना है तो यूज़र जैसे ही आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट पे हम पासवर्ड एंटर करते हैं ना तो वो ऊपर सेव का बटन आ जाता है, और जब गूगल में वो पासवर्ड सेव होता है वो भी सारा डॉट 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 लिखा होता है पासवर्ड। वो क्या करती है, ये फील्ड डिफाइन करती है पासवर्ड को। इसमें भी सेम नेम आईडी वैल्यू वैसे ही होती है बाय डिफॉल्ट, लेकिन क्योंकि पासवर्ड यूजर ने एंटर करना होता है तो हम इसमें जो वैल्यू है वो ऐड नहीं करते क्योंकि वो यूजर ने ही एंटर करनी है। उसके बाद हमारे पास एक टाइप रेडियो बटन, सेम उसी तरह जैसे हम चेकबॉक्स यूज करते हैं सेम वैसे ही होती है, सिर्फ इसमें फर्क क्या होता है, जितने भी हम एक फॉर्म में रेडियो बटन क्रिएट करते हैं उनमें से सिर्फ एक सिलेक्ट हो सकता है, बाकी कोई भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ एक सिलेक्टेबल होता है। अगर हम एक से ज्यादा क्रिएट करेंगे, जैसे ही हम दूसरे को क्रिएट करें सिलेक्ट करेंगे, पिछले वाला खुद ब खुद अनचेक्ड हो जाएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके दूसरे की तरफ ये कैसे होगा? इसमें सिलेक्शन हम और ऑल्ट की दे रहे हैं, जैसे कि अगर सिलेक्ट इसमें रेडियो बटन ऐड करते हैं, और रेडियो बटन जो है वो डिफाइन करता है कि कोई भी एक सिलेक्टेबल हो। इसमें सिलेक्शन जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट के अगर यूजर एक को सिलेक्ट करता है तो वो एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर वो रेडियो बटन में हम कोई भी लेबल लगाते हैं तो वो अटैच करना होता है, उसका रिलेशन क्रिएट करना होता है। ये सिर्फ इनपुट टाइप बहुत इजी टू यूज है। इसमें आपको सिर्फ डिफरेंट इनपुट टाइप जो है ना वो WC स्कूल से एक बार देख लेनी है। इसमें जो हमें मोस्टली यूज होती है वो टेक्स्ट यूज होती है, पासवर्ड यूज होती है, और साथ में इनपुट टाइप हमारी डेट की यूज होती है, और चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन यूज होते हैं। चेक बॉक्सेस
जैसे कि मैंने चेक लगाया, ये क्या करता है, प्री चेक कर देता है उसको। और अगर हम इसमें एक ऑप्शन और होता है रिक्वायर्ड का, ये रिक्वायर्ड क्या करता है कि जब तक कि ये फिलअप नहीं होगा फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा, ये रिक्वायर्ड इसको कर देता है। उसके बाद एक इनपुट टाइप, जो हमारी लास्ट इनपुट टाइप है वो है सबमिट की। ये हमें बेसिकली, अगर हम सबमिट टाइप ऐड नहीं करेंगे, बटन ऐड कर देते हैं इनपुट की जगह पे, तो वो क्या करेगा, सबमिट नहीं होगा। हमारा डाटा सबमिट होगा, वो बटन क्लिकेबल तो हो जाएगा लेकिन वो बटन सबमिट नहीं होगा। हमारा जितना भी डाटा है वो वैसा ही भी है, हमारी वेबसाइट पे पड़ा होगा, हमने बटन पे अगर कोई लिंक क्रिएट किया हुआ है तो वो लिंक के जरिए से आगे फॉरवर्ड नहीं होगा सर्वर तक। और इसके अलावा कोई भी इतना यूज़ नहीं होता है कि एक हमारे पास टाइप होती है हिडन की, ये प्री फिल्ड टाइप है, यानी कि हम इसको हिडन करके प्री फिल्ड इसकी वैल्यू सबमिट कर देते हैं। यानी कि अगर हम इसमें डायनेमिक वैल्यू क्रिएट करते हैं ना, कि यूजर जैसे ही हमारी वेबसाइट पे आए उसका आईपी एड्रेस नोट हो जाए, तो वो हिडन टाइप होती है। अगर हम चाह रहे हैं कि वो जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसमें हमारे पास उसका जो टाइम है, जिस टाइम में फॉर्म सबमिट किया गया है, तो वो हमें वहाँ पे शो हो, तो ये हिडन टाइप ऐड करके हम उसमें प्री फिल्ड डाटा जो ऐड करते हैं वो डायनेमिकली करंट टाइम या फिर उसका आईपी एड्रेस ऐड करते हैं। उसके बाद इमेज है, इसमें वो सिर्फ ये है करता है कि हम इमेज सिलेक्टेबल कर देते हैं। इमेज को हम दो तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइल के जरिए से, चूज फाइल, हम यहाँ से फाइल के जरिए से सिलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा इमेज टाइप के जरिए से। लेकिन क्योंकि इमेज के जरिए से सिर्फ हमारी इमेज ही सबमिट होती है, उसमें हम सिर्फ इमेज को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जब हम फाइल को यूज़ करते हैं तो उसमें हम पीडीएफ, इमेजेस, वीडियोस सबको सबमिट कर सकते हैं। फाइल यूज़ करने का फ़ायदा ये रहता है। इसको भी सेम हम कर सकते हैं, रिक्वायर्ड करते हैं तो एक स्टैरिक लग जाता है, जिसके बगैर जो है हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो सकता। वो सबमिट तब तक नहीं होगा जब तक कि हम ये फील्ड को एंटर नहीं करेंगे। सेम उसी है कि इसकी वैल्यू ऐड नहीं करते, क्योंकि फाइल है बेसिकली, तो इसके कोई टेक्स्ट नहीं होता इसकी वैल्यू में, तो हमने इसमें फाइल अटैच करनी होती है, तो इसलिए ये प्री फिल्ड वैल्यू के साथ नहीं आता। इसमें हम नेम लाजमी देते हैं, क्योंकि नेम जो है वो हमारे सर्वर को जाएगा, और सर्वर जो है वो नेम के साथ इस फाइल को अटैच कर देगा। और उसके बाद नंबर, सिंपल नंबर वाला देख लिया, मंथ, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट। रीसेट कभी भी यूज नहीं होता है बेसिकली, रीसेट इनपुट टाइप कभी भी यूज नहीं होता। ये सिर्फ एक ऑप्शन है जिसके जरिए से हम फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं। वो सारा रीलोड के जरिए भी कर सकते हैं, हर पर्सन जो भी करता है वो रीलोड कर लेता है फॉर्म को, और वो एक रीसेट हो जाता है। लेकिन रीसेट कोई भी नहीं करता है। तो सर्च का ऑप्शन डिफाइन करता है कि हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सर्च कर सकें। ये यूज होता है जब हमने एक सर्च फील्ड क्रिएट करनी हो, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, टॉप पे जो सर्च बार बनी होती है उसमें हम बेसिकली ये अटैच करते हैं सर्च का ऑप्शन, और सर्च का ऑप्शन कनेक्ट होता है जेक्वेरी क्वेरी के साथ, जो कि लाइव सर्च सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमें। सबमिट वैसे आ गया। टेल में, टेल का नंबर भी जो हमारी टेल की इनपुट फील्ड है वो सेम होती है। सेम फील्ड होती है इसमें। यूजर को, यूजर के लिए ये एक सिर्फ सिंपल फील्ड है, लेकिन ब्राउजर के लिए एक टेलीफोन फील्ड है। ये बताती है कि एक टेलीफोन फील्ड है, हमारा जो भी यहाँ से डाटा एंटर होगा वो एक मोबाइल फोन या फोन नंबर एंटर होगा। और उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, टाइम सेम है। सिलेक्शन क्या होती है, टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं हम इसमें।
में हम टाइम सेलेक्ट करते हैं। ये तब यूज होता है जब हम अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट बनाते हैं, ऐसी बुकिंग वेबसाइट जिसमें हम अपना यूजर से टाइम भी लेना चाह रहे हैं, उससे डेट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो वो जिस डेट को हमसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं उसमें टाइम और डेट को सिलेक्ट करता है, तब हम ये टाइम स्लॉट को इस्तेमाल करते हैं। ये सारी हमारी इनपुट फील्ड्स थी, इनपुट टाइप्स थी। ये फॉर्म जो है ये सबसे ज़रूरी है। अगर हम कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जो हमारा लॉगिन फॉर्म है, जो हमने फेसबुक का आगे करेंगे काम, उसमें भी ये लाजमी इस्तेमाल होता है। इसमें हम इनपुट अगर पासवर्ड है तो उसमें हम इनलाइन सीएसएस दे सकते हैं कि उसमें जो उसकी विड्थ है वो हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, साथ में उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, टेक्स्ट कलर क्या होगा, तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जी, जो हम मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल की ना एक कह लें कि लाइब्रेरी है, या फिर वो उसकी एक सर्विस है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करता है। उसे हम जो कोड वेरिफिकेशन कहते हैं, उसमें हम अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं। वो हमें एक सीक्रेट कोड में एपीआई नहीं प्रोवाइड करता, वो हमें एक सीक्रेट कोड प्रोवाइड करता है और डोमेन सीक्रेट प्रोवाइड। वो दो चीज़ें हमने बैकएंड में लगानी होती है फॉर्म में, और फिर हम वहाँ पे हिडन एक फील्ड टाइप क्रिएट करते हैं जो कि वहाँ पे सिलेक्टेड। वो एक फॉर्म की फील्ड नहीं होती, वो इनपुट फील्ड नहीं होती। वो क्या करती है, वैलिडेशन कर रही है कि गूगल की तरफ से वैलिडेशन हो रही है, और उसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड, कि जब तक कि वो वेरीफाइड नहीं होता तब तक यूजर आगे सबमिट फॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन वो फॉर्म का हिस्सा नहीं होता, उसके लिए हमें अपनी वेबसाइट को गूगल की ये जो सर्विस है इसमें हमें इनरोल करवाना करता है। इसमें अगर गूगल क्या नाम कहते हैं इसको, रोबोट वेरिफिकेशन। मेरी जितनी भी वेबसाइट मैंने आज तक क्रिएट की हैं वो सारी की सारी इसमें एडेड होती हैं। ये है रिकैप्चा। ये मेरी कुछ साइट्स हैं जो कि मैंने इसके साथ ना अटैच की हुई हैं। ये साइट सारी की सारी वो चला रही हैं। टोटल 8 साइट्स हैं जो कि इसके साथ कनेक्टेड है। इसमें हम वेबसाइट ऐड करते हैं। वेबसाइट का लेबल सबसे पहले ऐड होता है, उसके बाद दो तरह से हमारे पास फीचर होता है, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। उसके बाद डोमेन ऐड होती है। उसके बाद क्योंकि मैं ओनर हूँ तो मैं ऐड करूँगा। उसके बाद ये हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करेगा, एक है सीक्रेट, दो सीक्रेट कोड प्रोवाइड करेगा जो कि हम वहाँ पे अपनी वेबसाइट में फॉर्म में ऐड करेंगे। और एक बार अगर हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, वो रिकैप्चे का दोनों जो हमें डिटेल्स मिलती हैं वो हमने पूरी वेबसाइट पे जहाँ पे भी हमने रिकैप्चा लगाना है वहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं उसको। जी, ये सेव ही करते हैं। अगर सेव नहीं करेंगे आपको ब्राउजर में शो नहीं होगी। आपके पास ये वीडियो नहीं मिल रही, ये वीडियो नहीं मिल रही। सारे अपलोडेड है। क्लास 3 भी अपलोड हो चुकी है। तो सारे यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। आपकी जितनी भी क्लासेस हैं रोजाना के रोजाना अपलोड हो जाती हैं, वहां से देख सकते हैं। नहीं नहीं, फाइल अटैच नहीं होती, लेकिन आप वहां से देख सकते हैं कि कोड, क्योंकि सारा का सारा वीडियो में लिखा होता है, तो आप साथ साथ अटैच करें। क्योंकि मेरे पास
अगर ये कोड लिखा हुआ है, आपने तो यहाँ से सिर्फ कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देंगे वो चल जाएगा, लेकिन वन बाय वन अगर मैं साथ साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज भी साथ में आ रही होगी, तो आप वहां से देख देख के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको आप नहीं। आपको आज एक बात बताता हूँ, वैसे बात में मुझे जी, आप लोगों ने HTML पे रेडियो बटन वगैरह लगाने हैं, चीजें वगैरह सीख ली आप लोगों ने अभी? आपके ना पहले एक बच्चे हैं, वो उन्होंने वर्क स्पेस परचेज कर ली। वो सुबह से बैठ के फैसल के पास उन्होंने अपना काम किया, रेडियो बटन उन्होंने सीख ली है। अगली चीजें तस्वीरें लगाना उन्हें आ गई, उनको फॉर्म बनाने के उन्होंने सीख ली। मतलब कि वो आपसे 2 3 क्लास आगे चले गए, उनकी प्रैक्टिस इधर होनी शुरू हो गई। ये जो सा कोड है ना बेटा, अगर ये कोड आपको चाहिए ना, हमें कोड देगा आपके लिए लिख रहे हैं, आपको ही देना है कोड, इस तरह दे देंगे फायदा नहीं। ये कोड प्रैक्टिस करो, बेशक दे लो, लेकिन इसको बंद करके खुद से प्रैक्टिस करो। जब एरर आएगा उसको फाइंड आउट करके कुछ लाओ, फिर मजा। यार मैं खुद कोडिंग नहीं करता, मुझे नफरत है, मुझे सिलेक्शन लगाई कोडिंग काम है सारा इसका। तो सोर्स फाइल की पोर्टल के अंदर अपलोड करते हैं आप, जो जो आप करवा रहे हो, वो HTML की है, वो जिसकी भी है। हम नहीं, हम लेक्चर के साथ नहीं, हम आपके पोर्टल के ऊपर ये चीजें प्राइवेट है। आपका लॉगिन कोड जो LMS आपको मिला हुआ है ना, उसके लेसन प्लान के अंदर जाके क्लास के अंदर देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपको, तो सोर्स फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, नोटपैड में इनको दे दो। सॉरी क्यों नहीं मिला सर? आपने किस पे? नहीं नहीं, नंबर पर आपने मैसेज किया था, नंबर नोट करें 0309, जस्ट इसका नहीं मिला, उसके ऊपर मैसेज ये भी आपको मेल आई हो, आपसे मिस हो गई। किससे किसके थ्रू आती है ईमेल? सोरेन सॉल्यूशन की तरफ से? ये कहाँ पहुंच गए आप लोग? कौन सी क्या करना रहे हो? जाओ यार, मैं ये लैपटॉप ले जाओ, मोबाइल ले जाओ।